हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर हमने निशुल्क शिक्षा के माध्यम से आपका मार्गदर्शन किया है। उम्मीद है आप सभी को लाभ पहुंच रहा होगा। आप सभी की पीएससी की तैयारी में हम कुछ योगदान दे पा रहे होंगे। अगर हम सफल रूप से आप सबको गाइड कर पा रहे हैं तो आप कमेंट करके हम तक ये बात पहुंचाना ना भूलें, क्योंकि आपके जो प्रति उत्तर हैं, आपके कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं, आगे और काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप कमेंट करें। आज की क्लास में हम सामाजिक संरचना, विकास, अवरोधक और साथ में प्रेरक, इन चारों पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमो बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए मूल टॉपिक पर आते हैं। आप सबने सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। सिलेबस में 4 पॉइंट दिए हुए हैं: सामाजिक संरचना, विकास, सुविधा प्रदाता और अवरोधक। इसे एक ही साथ में पढ़ना है, बहुत ध्यान से। ये टॉपिक इसलिए इतना फोकस करना या पढ़ने के लिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अधिकांश शिक्षकों ने इस टॉपिक का गलत इंटरप्रिटेशन करते हुए गलत चीजें पढ़ा दी हैं और ये टॉपिक है भी कॉम्प्लिकेटेड, और सिलेबस लिखने वाले ने भी यहाँ 1-2 कॉमा गलती से गलत लगा दिए हैं, या तो प्रिंट मिस्टेक है या किसी न किसी कारण से हुए हैं। इसलिए इस पॉइंट का अजम्पशन या अर्थ ही गलत निकल जाता है। ये पूरा एक ही पॉइंट है: सामाजिक संरचना और विकास, अवरोधक और प्रेरक। ऐसा एक पॉइंट है जिसे हमें आज क्लियर करना है। लास्ट में हमने एक वीडियो बनाया था, 56वां वीडियो, इसी के पिछले जस्ट पीछे वाला वीडियो, जिसमें हमने सामाजिक संरचना को समझाने की कोशिश की। सामाजिक संरचना क्या होती है उस पर हमने बात की। आज हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बात करते हैं सामाजिक संरचनाओं पर, और फिर विकास जो आज का मूल टॉपिक है उस पर बात करेंगे। सामाजिक संरचना क्या होती है? देखिए, जिससे किसी भी भौतिक वस्तु की कोई संरचना होती है, जैसे हमने कल उदाहरण लिया था घर की एक संरचना होती है, जैसे ईंट, दीवारें, सरिया, गिट्टी, मूरम, रेत, इन सब से मिलकर एक तैयार हुई संरचना जिसे हमने घर कह दिया। तो इसमें जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, सीमेंट हो गया, ये रेत हुई या गिट्टी हुई या इसके जैसा और कोई ईंट हुई, ये तत्व हैं, ये इकाइयां हैं जिनसे मिलकर एक सार्थक चीज बन गई, जैसे हमने घर कह दिया। तो वैसे ही समाज भी एक, क्योंकि हम आप समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं इसलिए हमारा सब्जेक्ट होगा समाज। समाज एक अमूर्त चीज है। घर क्योंकि दिखाई देता है इसलिए समझा जा सकता है कि ये किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। या जो समाज चीज है ये अमूर्त है, ये दिखाई नहीं देता है तो, लेकिन जिसमें हम रहते हैं, तो ये क्योंकि दिखाई नहीं देता है इसलिए ये किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, इसके जो तत्व हैं या इसकी जो इकाइयां हैं, उनको समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो इसकी इकाइयां होती हैं कौन कौन सी? छोटी छोटी इकाइयां: परिवार, नातेदारी, जाति व्यवस्था, धर्म। ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर के समाज का या समाज में चीजों का निर्माण करती है। मानक हो सकते हैं, मापदंड हो सकते हैं, मूल्य हो सकते हैं, नैतिक मूल्यों की बात कर रहा हूं। ये सब चीजें मिलकर के समाज का खाका या समाज का ढांचा तैयार करती हैं। तो सामाजिक संरचना इन सब के मिले जुले स्वरूप को कहा जाता है। अब हमने फिर से एक बार बात कर ली, जैसे ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर एक ढांचा है, इसमें 2 आंखें हैं, 2 कान है, नाक है, हाथ है, बाल है, दिमाग है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें मिलकर जैसे मेरे शरीर का निर्माण करती हैं, वैसे ही मूल्य, परिवार, नातेदारी, जाति, धर्म, ये सब मिलकर के एक ओवरऑल चीज सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। अब हमने सामाजिक संरचना को जो कल पढ़ा था उसे फिर से रिवाइज कर लिया, आगे की बात करते हैं। अब दूसरे पॉइंट पे चलेंगे, विकास महत्वपूर्ण है। अगर मैं विकास की बात करूं तो विकास क्या होता है? देखो, विकास की अगर बहुत सुंदर सरल सी डेफिनेशन बोली जाए तो ये एक चित्र याद कर लीजिए आप। ये चित्र क्या दर्शाता है कि कोई व्यक्ति यहां खड़ा है, अब वो यहां चला गया, अब वो यहां, और अपनी स्थिति को उसने ऊंचा उठा लिया है, अर्थात ऊंचे से ऊंचे स्थान को प्राप्त किया है। तो विकास की परिभाषा क्या होगी? उच्च से
उच्चतर स्थिति की, उच्चतर स्थिति की और आगे बढ़ना, और आगे बढ़ना ही क्या है, बढ़ना ही विकास है। ये बहुत स्वीट सी सैंपल सी शब्दों में हमने बताने की कोशिश की कि विकास क्या होता है। अब इसके अलग अलग आयाम हो सकते हैं। विकास आर्थिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है। तो इस प्रकार से विकास के अलग अलग टुकड़े हो सकते हैं। अब मैं आर्थिक विकास, क्योंकि आप सबके दिमाग में विकास माने केवल आर्थिक होता है, लेकिन वास्तव में विकास केवल आर्थिक चीजों के विकास को ही विकास नहीं कहते हैं। देखो, मान लीजिए कि मेरी रोज की इनकम 100 रुपए थी, अब वो 1000 रुपए हो गई है, अब वो 10,000 रुपए हो गई है, और फिर वो 1,00,000 रुपए हो जाती है, तो इसे हम विकास कहेंगे, लेकिन ये है आर्थिक विकास। दूसरी चीज बताता हूं, मान लीजिए एक छोटा बच्चा है 6 महीने का, ये 6 माह का है, और एक उसी बच्चे को फिर 6 साल का हो जाता है वो। तो जब वो 6 महीने का था वो इतना बड़ा था, वो 6 साल का होता है तो वो इतना बड़ा हो जाता है, तो उसके हाथों का, पांव का, शरीर का, दिमाग का, सबका विकास हो जाता है। तो ये हुआ शारीरिक विकास। ये पैसों का विकास हुआ आर्थिक विकास। तो विकास के अलग अलग आयाम हो सकते हैं। ऐसा ही एक विकास हो सकता है मनोवैज्ञानिक, और ऐसा ही एक विकास हो सकता है सामाजिक। मनुष्य की सामाजिक समझ का विकास होना सामाजिक विकास हो सकता है। इन सबको ओवरऑल रूप से विकास के नाम से जाना जाता है। मतलब विकास के अंदर आर्थिक भी आता है, सामाजिक भी आता है, शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, सारी चीजें विकास के अंदर शामिल होती है। हमने 2 पॉइंट इस सिलेबस में कवर करने थे। देखिए, हमने सिलेबस को समझो। सिलेबस में पहला पॉइंट दिया था सामाजिक संरचना, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। हमने दूसरा पॉइंट दिया हुआ है विकास। तो अब हम विकास और सामाजिक संरचना को जोड़ते हैं। देखिए, सामाजिक संरचना और विकास में बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। विकास क्या होता है, अभी हमने समझा, आगे की ओर बढ़ना, उच्च से उच्चतर स्थिति को प्राप्त करना। क्या होता है? उच्च से उच्चतर स्थिति। अब मान लीजिए किसी समाज को आगे बढ़ना है, समाज को आगे बढ़ना है, तो समाज किन चीजों से मिलकर बनता है? उसकी संरचना से। और संरचना में क्या क्या है? संरचना में है परिवार, जाति, धर्म, उसकी मूल्य, उसके मानक, ये सब मिलकर के समाज की संरचना बनाते हैं। तो क्या संरचना उसके विकास की गति को प्रभावित करेंगे? हाँ भाई, करेंगे। कैसे? समझो इस बात को। देखिए, हम 2 समाजों के उदाहरण लेते हैं। एक है जापान का समाज और एक है भारत का समाज, या आप पाकिस्तान का ले लीजिए, भारत में आपको अच्छा नहीं लगेगा पीछे रहना। जापान के समाज में मूल्य है कि भाई हम सब लोग 8 घंटे पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। मतलब हमारे लिए कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। ये उनका मेन, उनकी समाज के, उनके लोगों के डीएनए में घुसी हुई बात है। और ये कैसे घुसी? उनके समाज की वजह से घुसी। उनके समाज में जो संरचना थी, उनके समाज में जो मूल्य थे, उनके समाज में जो मानक थे, क्योंकि समाज में मूल्य और मानक क्या बनाते हैं? समाज में मूल्य और मानक बनाते हैं उसकी संरचना को। तो समाज के मूल्य और मानक जो है वो जापान के लोगों को कहते हैं कि 5 बजे अगर आपका ऑफिस का टाइम है शाम का, सुबह 10 से शाम के 5, तो 5:30, 5:01 पहले भी, मतलब 4:59 पहले भी आपको काम बंद नहीं करना है। इतनी बजे भी आप काम से बंद कर उठ गए तो फिर आपको सजा मिलेगी। लेकिन भारत में हम कर्म ही पूजा है के साथ में मानते तो हैं, लेकिन इसको स्वीकार नहीं करते। व्यवहारिक रूप में हमारे यहाँ क्या है? काम चलाओ कार्यक्रम चलता है। क्या चलता है? काम चलाओ, कि जब जैसी स्थिति बनी हम अपने हिसाब से ऑफिस से भाग लो। मतलब जैसा हमको टाइम मिला, जैसी सुविधा हमको मिली, वैसा भाग लो वहां से। तो यहां से यहां हम फटाफट अपने हिसाब से परिवर्तन हो गए। तो इसी कारण से जापान हमसे खूब आगे है। जापान टेक्नोलॉजी में आगे है, जापान काम में आगे है। हमने देखा कि 3 दिसंबर 1945 को जब लिटिल मैन और फेट बॉय हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिए गए, तो हम उसी समय आजाद हुए लगभग 1947 में। वो देश बहुत आगे बढ़ गया, हम पीछे रह गए। कारण क्या है? कारण है हमारी समाज की
संरचना। और यही सिलेबस में पूछा जा रहा है। सिलेबस हमसे क्या कह रहा है? सिलेबस कह रहा है सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना और विकास। क्या बोला जा रहा है? संरचना और विकास। तो भैया संरचना तो हमने समझ ली कि हमारा जो परिवार का स्वरूप है, हमारे जो मूल्य हैं, हमारे जो मानक हैं, हमारी जो जाति व्यवस्था है या हमारी जो मान्यताएं हैं, ये सब मिलकर हमारी संरचना है। तो ये विकास से किस प्रकार जुड़े हुए हैं? जितनी अच्छी आपकी ये ढांचा रहेगा उतनी तेजी से, उतना तेजी से आपका विकास होगा, उतनी तेजी से आपका विकास होगा। मतलब विकास डिपेंड करता है उस जगह की सामाजिक संरचना पे। आपको मैं ज्यादा दूर नहीं ले जाता हूं, भारत में ही अगर हम भारत में देखें तो भारत में ग्रामीण समाज है। क्या है? ग्रामीण समाज। और एक है नगरीय समाज, एक है नगरीय समाज। तो नगरों में सामाजिक संरचना अलग है और गांव में सामाजिक संरचना अलग है। गांव में जटिल जो कठिन मूल्य होते हैं, कठिन जो है मानक होते हैं, जाति व्यवस्था कठोर होती है, धर्म बहुत कट्टरता से पालन किया जाता है। नगरों में मूल्य जो है वो ढीले पड़े हुए हैं, मानक बहुत सही से है नहीं या अलग प्रकार के हैं। जातीय कट्टरता जो है वो बिल्कुल कम है या कट्टरता ना के बराबर है, धार्मिक कट्टरता भी बिल्कुल नहीं है। तो जहां ये नहीं है वहां हम तेजी से विकास कर रहे हैं। देखो शहरों का विकास तेजी से होता है जबकि गांव का विकास बहुत धीरे हो रहा है। तो आप दोनों में अंतर समझो कि भाई गांव भी भारत का और शहर भी भारत का। गांव में विकास क्यों नहीं हो रहा है, शहर में विकास क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी सामाजिक संरचनाएं अलग अलग हैं। और सिलेबस में यही टॉपिक पूछा जा रहा है कि सामाजिक संरचना का विकास से क्या संबंध है। तो दो चीजें मिलेंगी, कुछ तत्व तो ऐसे होंगे जो प्रेरक होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो अवरोधक होंगे। कुछ जो इस विकास को करने में, विकास होने में बाधा पहुंचाएंगे, वो सामाजिक संरचना में विकास के अवरोधक तत्व कहलाएंगे। कुछ ऐसे तत्व होंगे जो सामाजिक विकास को बढ़ावा देंगे, वो प्रेरक तत्व कहलाएंगे। सिलेबस में फिर से एक बार ले चलूं मैं आप लोगों को, सिलेबस में क्या दिया हुआ है, साफ साफ शब्दों में समझो। सिलेबस में क्या दिया हुआ है? सामाजिक संरचना और विकास। फिर क्या दिया है? सुविधा प्रदाता और अवरोधक। सुविधा प्रदाता मतलब प्रेरक, कौन कौन सी चीजें विकास करने में सुविधा देती है। सामाजिक संरचना की कौन सी चीजें सुविधा देती है, प्रदाता देती है, प्रेरक होती है, और कौन सी चीजें अवरोधक अर्थात बाधाएं उत्पन्न करती हैं। अगर मैं इस पॉइंट को सरलतम रूप में कहूं तो यूं कह सकता हूं कि सामाजिक संरचना के विकास में कौन कौन सी चीजें प्रेरणा का काम करती है और कौन कौन सी तत्व, कौन कौन सी चीजें अवरोधक या बाधा का रूप का काम करती हैं। उन सब चीजों को पढ़ा दो तो ये 4 पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगे। अब मैं सीधे बहुत टाइम वेस्ट ना करते हुए मूल बिंदु पर आ जाऊं। हमने सामाजिक संरचना कल समझ ली थी, आज हम सामाजिक विकास समझ रहे हैं या विकास समझ रहे हैं। विकास क्या होता है भैया? विकास होता है, विकास ऐसे परिवर्तनों को लक्षित करता है जो प्रगति की ओर उन्मुख रहते हैं। प्रगति माने आगे बढ़ने की ओर। विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसका संबंध आर्थिक पहलू से अधिक है। लेकिन सामाजिक विकास केवल आर्थिक पहलू से ही संबंधित नहीं होता, अपितु सांस्कृतिक तत्वों, सामाजिक संस्थाओं से भी संबंधित होता है। सामाजिक विकास विकास के समाजशास्त्र का केंद्र बिंदु है। कुल मिलाकर कहा क्या जा रहा है? विकास को समझाने की कोशिश की जा रही है कि भाई विकास होता है आगे बढ़ना, लेकिन वो आगे बढ़ना केवल पैसों के आधार पर नहीं, शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सब प्रकार से आगे बढ़ने को विकास कहेंगे। और उसमें सामाजिक संरचना जो है, क्या है? सामाजिक संरचना, ये महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब हम परिभाषा देखते हैं कि विकास की परिभाषा क्या होती है। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है। जे.ए. पांसियो नाम के जो समाजशास्त्री हैं वो क्या कहते हैं? विकास एक आंशिक अथवा शुद्ध प्रक्रिया है जो आर्थिक पहल में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। आर्थिक जगत में विकास से तात्पर्य प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से लगाया जाता है। सामाजिक विकास से तात्पर्य जन संबंधों तथा ढांचे से है जो किसी समाज को इस योग्य बनाते हैं कि उसके सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ये परिभाषा क्यों लिखी? देखिए चाहता तो मैं इससे सरल परिभाषा थी,
विकास की। लेकिन यहां पर ये समाजशास्त्री कह रहे हैं कि भैया आर्थिक विकास एक अलग कॉन्सेप्ट है और सामाजिक विकास एक अलग कॉन्सेप्ट है। इस परिभाषा को अच्छे से पढ़ो। सामाजिक विकास से तात्पर्य जन संबंधों तथा ढांचे से माने संरचना से है, जो किसी समाज को इस योग्य बनाती है कि उसके सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये याद रख लेना। ऐसे ही वीएस डिसूजा नाम के समाजशास्त्री क्या कहते हैं, सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके कारण अपेक्षाकृत सरल समाज एक विकसित समाज के रूप में परिवर्तित होता है। कुल मिलाकर दोनों परिभाषाएं फोकस करती है समाज के उस स्वरूप पर या विकास के उस स्वरूप पर जो समाज के विकास को इन्वॉल्व करता है। हमने पहले विकास का कॉन्सेप्ट पढ़ा, विकास माने क्या, पहले तो हमने कल के वीडियो में सामाजिक संरचना समझाया था, आज हमने सामाजिक विकास समझाया। अब इन दोनों को जोड़ना है, सामाजिक विकास और संरचना कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आगे बढ़े, पहले विकास की पूरी बातें क्लियर कर ले, विकास की पूरी बातें दिमाग में क्लियर हो जाए। सामाजिक विकास का विशेष रूप से कुछ अवधारणाओं से संबंध होता है। या अवधारणाएं क्या होती हैं, ऐसे साधन जो एक सरल समाज को जटिल समाज में परिवर्तित करते हैं वे सामाजिक संरचना में होते हैं लेकिन विकास में सहायक होते हैं। ऐसे साधन जो सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं वे भी सामाजिक संरचना से जुड़े होते हैं। ऐसे संबंध व ढांचा जो किसी समाज को अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति योग्य बनाता है। तो ये तीनों चीजें जो हैं वो सामाजिक संरचना की इकाई है लेकिन विकास में योगदान देती है। आगे हम इस पॉइंट को और जब क्लियर करें थोड़ा सा और समझ लो। सामाजिक विकास जो होता है उसके कुछ कारक होते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं, कुछ वैज्ञानिक मिले जैसे मेडल, हाबहाउस, आकबर्न, इन सब ने डिसाइड किया कि भैया कुछ फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी समाज के विकास के लिए अर्थात सामाजिक विकास के लिए जरूरी होते हैं। जैसे समाज में होना चाहिए सामंजस्य। क्या होना चाहिए, सामंजस्य। समाज में आविष्कार होने चाहिए, प्रसार होना चाहिए, ज्ञान भंडार, औद्योगिकरण, नगरीकरण, आर्थिक स्थिति, सामाजिक गतिशीलता और शिक्षा। ये सारे फैक्टर मिल करके विकास को आगे बढ़ाते हैं। जिस समाज में संरचना में, जिस समाज की संरचना में ये फैक्टर ज्यादा होंगे उस समाज का विकास बहुत आगे जल्दी होगा। जिस सामाजिक संरचना में ये फैक्टर कम होंगे, इनका प्रभाव कम होगा, उस समाज का विकास कम होगा। आगे बढ़ो तो और समझ में आएगा। अब हम संबंध जोड़ते हैं, संरचना और विकास में क्या संबंध होता है, बहुत ध्यान से सुनना ये यहां से, क्योंकि अगला पॉइंट फिर मैं अवरोधक और प्रेरक जब पढ़ाऊंगा तो इसी का आधार बनेगा। समाजशास्त्रियों ने विकास, क्या समाजशास्त्रियों ने विकास और सामाजिक संरचना के परस्पर संबंधों की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए बताया कि जब कोई समाज विकास के कोई कार्यक्रम को क्रियान्वित करता है तो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन आता है। इसका अर्थ क्या हुआ, जब भी हमारी सरकार कोई योजना लाती है, लाडली बहना योजना या कृषि के केसीसी किसान कल्याण योजना या कोई भी योजना, जन धन योजना, तो हमारे समाज की संरचना में थोड़ा बहुत परिवर्तन या उसके अनेक क्षेत्रों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन जितना ज्यादा होगा वो योजना उतनी सफल और लोगों का विकास उतना ज्यादा होगा। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब कोई समाज विकास से कोई कार्यक्रम को क्रियान्वित करता है तो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन आता है जो वास्तव में प्रगति या विकासात्मक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे जब हमारा समाज कैसा था, हमारा समाज बेल आधारित मतलब पशु आधारित खेती करने की व्यवस्था पर आधारित था। बाद में हमने मशीनों ट्रैक्टर को अपनाया तो वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित नवीन तकनीक के आ जाने से मानव मशीनों का उपयोग उत्पादन के साथ अन्य क्षेत्रों में भी करने लगा। आगे चलकर इन मशीनों का संचालन ऊर्जा के साधनों, कोयला, तेल आदि से होने लगा, जिससे औद्योगिकरण हुआ और धीरे धीरे समाज जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था से नगरीय अर्थव्यवस्था और फिर सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सारे विकास धीरे धीरे होने लगे। कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि किसी भी समाज की संरचना जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा, वह ये डिसाइड करती है कि वहां विकास जो होगा वो किस गति से होगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी उस संरचना की जो कि प्रेरणा देगी कि विकास होना चाहिए, कुछ चीजें ऐसी होंगी उस संरचना की जो बाधा बनेगी कि इसको रोक लगाओ, विकास नहीं चाहिए।
बाधा ही अवरोधक कहलाती है, और उसके प्रेरक ही क्या कहलाते हैं, प्रेरक तत्व या अभिप्रेरक कहलाते हैं। इनको अभिप्रेरक कहा जाता है, अभिप्रेरक शब्द ज्यादा अच्छा है। अभिप्रेरक, तो यही हमें 2 पॉइंट पढ़ने हैं। सामाजिक संरचना का सीधा संबंध विकास से होता है। जितनी अच्छी सामाजिक संरचना उतना अच्छा विकास। मैंने आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट डाल दिया कि जापान के लोग और भारत के लोगों की तुलना कर लो। जापान के लोगों के दिमाग में वहां की समाज में ये सिस्टम बना दिया गया, ये मूल्य या मानक या प्रतिमान, क्या भला, मूल्य या मानक या प्रतिमान बना दिए गए कि भैया ईमानदार रहना जरूरी है, काम पर लगा रहना जरूरी है। हमारी समाज ने भी ऐसे नियम बनाए, लेकिन उनको कठोरता से हम पालन नहीं करा पाए। हमारी समाज में दारू पीना मतलब नशा करना, व्याभिचार, फलाना ढेमाका, धर्म, पूजा पाठ, आध्यात्म, इन सब का बोलबाला हो गया, जिससे हम खिचड़ी बनकर रह गए। और इस कारण से जापान जो है वो प्रगति के मार्ग में, विकास के मार्ग में बहुत तेजी से आगे बढ़ा, और भारत जापान की तुलना में पीछे रह गया। ये दोनों को कॉन्सेप्ट को याद रखना, होशियार मत बनना, कमेंट करके यूं मत बताना कि भारत फिर भी महान देश है। भाई आर्थिक पैरामीटर्स पर जब बात की जाएगी तो जापान हमसे आगे है, ये बात स्वीकार करनी होगी। हाँ, अलग बात है कि आध्यात्मिक पैरामीटर में हम उससे आगे हैं, लेकिन अब यहाँ आध्यात्मिक पैरामीटर की तुलना कहीं पर की तो गई नहीं है। हमको क्या पता कि जापान में आध्यात्मिक पैरामीटर कैसे हैं या नहीं है, तो इसलिए उस बात पर चर्चा ना करें और ऐसी कमेंट से अपने आप को सुशोभित ना करें। प्रयास करें इस टॉपिक को समझने की, सामाजिक संरचना विकास से कैसे जुड़ी हुई है, इसे समझिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो सामाजिक विकास के मार्ग में सुविधा प्रदाता अर्थात प्रेरक के रूप एवं अवरोधक अर्थात रुकावट के रूप में भी हमें कुछ चीजें मिलेंगी। समझो, इस पॉइंट को समझ लो, बेस समझ लो। सामाजिक संरचना एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। सामाजिक संरचना क्या होती है? क्रमबद्ध व्यवस्था, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां, ईंट, मिट्टी, गिट्टी, आंख, नाक, कान, बाल, सब कुछ एक व्यवस्थित ढंग से जमे होते हैं, जो व्यक्तियों के संबंधों के बीच पाई जाती है। सामाजिक संरचना की अवधारणा को अध्ययन एवं अनुसंधान का एक मॉडल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अर्थात सामाजिक संरचना जो है वो निर्धारित करती है कि वहां विकास कैसा होगा। मॉडल के रूप में वो एक प्रारूप है, वो मॉडल बनती है कि कैसा विकास यहाँ होगा। सामाजिक संरचना जहां विकास के मार्ग में सुविधा प्रदाता के रूप में होती है, तो कभी कभी विकास के मार्ग में अवरोधक भी हो जाती है, बन जाती है। यही हमारा अगला पॉइंट है, हमें 2 चीजें पढ़नी है, सुविधा प्रदाता और अवरोधक। चलिए शुरू करो, इस पॉइंट को समझो। सामाजिक संरचना विकास के सुविधा प्रदाता, पहले अर्थ समझ लो और फिर वो बातें बताऊंगा जो सुविधा प्रदाता के रूप में होगी। खैर यहाँ तत्व नहीं पूछे, केवल कॉन्सेप्ट पूछा है। सभी समाजों की सामाजिक संरचना भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि प्रत्येक समाज में सामाजिक मूल्य, सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक संस्थाएं तथा एजेंसियां एक जैसी नहीं होती। अतः इनके द्वारा निर्मित होने वाली सामाजिक संरचना भी स्वाभाविक रूप से भिन्न भिन्न होगी। अर्थात जो समाज छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, वो छोटी छोटी इकाइयां अगर अलग अलग होगी तो पूरी समाज की संरचना भी अलग अलग होगी। जैसे हम भारत में देख लो, ग्रामीण समाज और नगरीय समाज। अब भले ही से नगरीय समाज और ग्रामीण समाज में नगरीय समाज कमजोर है, ग्रामीण समाज स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी विकास की बात की जाएगी तो नगरीय समाज आगे है विकास में। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए पाश्चात्य समाज की सामाजिक संरचना की प्रकृति भारतीय समाज की संरचना की प्रकृति से पूर्णतः भिन्न है, अलग है, और इसी कारण से यूरोप का विकास बहुत तेजी से हुआ और भारत का विकास अभी तक नहीं हुआ। क्यों? तो अब हम पॉइंट पे चले, क्यों। उससे पहले समझो कि पाश्चात्य समाज में सामाजिक मूल्य और संरचनात्मक प्रतिमान सामाजिक विकास को प्रोत्साहन देते हैं। कौन से समाज में? पाश्चात्य समाज अर्थात यूरोपीय समाज में। जबकि विकास को प्रेरित करते हैं उन्हें सामाजिक मूल्यों को, जैसे कि कर्म ही पूजा है, जैसे समय मूल्यवान है। हमारे देश में समय की कोई कीमत नहीं है किसी को। यूरोप में हर एक व्यक्ति एक एक मिनट के लिए काम करता है, एक मिनट उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो भी मूल्य है, ये जो मूल्य है उस समाज के, वो डिसाइड कर रहे हैं कि उस समाज के विकास की दिशा या दशा कैसी होगी। समझ आ रहा होगा शायद। आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसे सीधे भारतीय समाज में नगरों की संरचना के अंतर्गत देखें तो भारत में विकास होते हुए दिखाई पड़ता है।
क्योंकि नगर की आंतरिक संरचना थोड़ी ऐसी है कि उसमें शिक्षा व्यापक रूप से पहुंची हुई है, प्रौद्योगिकी का विकास व्यक्ति तक पहुंचा हुआ है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति नित नए आविष्कार होते हैं। अर्थात भारत के नगरीय क्षेत्र की जब तुलना ग्रामीण क्षेत्र से की जाएगी तो ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ा हुआ और नगरीय क्षेत्र अगड़ा हुआ। जब भारतीय समाज की यूरोपीय समाज से तुलना की जाएगी तो यूरोपीय समाज आगे बढ़ता हुआ और भारतीय समाज पीछे पिछड़ता हुआ दिखाई देगा। इसके पीछे का आधार होता है उसकी संरचना, क्योंकि संरचना में ही वे मानक हैं, वे मूल्य हैं जो लोगों को प्रेरित करेंगे विकास के लिए। तो अब वो प्रेरक तत्व की बात करता हूं, सीधे सीधे विकास के मार्ग में कौन कौन से अवरोधक तत्व हैं उनकी बात कर लो और कौन कौन से प्रेरक तत्व हैं उनकी बात कर लो। समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। जब कभी किसी समाज का विकास होता है तो उसके आर्थिक विकास पहले होता है, क्योंकि संपूर्ण सामाजिक संरचना उस समाज की आर्थिक अधोसंरचना पर आधारित होती है। आर्थिक और सामाजिक विकास के फलस्वरूप प्रत्येक समाज 3 अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों की भिन्नता के कारण समाज में सामाजिक मूल्य और प्रतिमानों में भी भिन्नता होती है। यह मूल्य व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ कभी कभी अनुकूल तो कभी कभी प्रतिकूल होती है और इसी से वो प्रेरक और बाधक तत्व बदलते रहते हैं। देखो, मैं आपको 2 पॉइंट्स बताता हूं भारतीय समाज के प्रेरक तत्व या भारतीय समाज के प्रेरक तत्व कौन कौन से हैं। प्रेरक तत्वों को ही हम सुविधा प्रदाता कहेंगे। क्या कहेंगे? सुविधा प्रदाता। और इसी तत्वों को, इन्हीं तत्वों को हम अवरोधक या बाधक कहेंगे। अवरोधक या बाधक कहेंगे, ये याद रखना, दोनों एक ही है। एक ही चीज कभी कभी सुविधा प्रदाता और कभी कभी बाधक बन जाती है। जैसे उदाहरण, भारतीय समाज में जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो 13 दिन तक शोक मनाया जाता है और फिर 13 दिन तक कोई कामकाज नहीं करता, फिर बाल मुंडाए जाते हैं, फिर एक मृत्यु भोज होता है और फिर बाद में हम कामकाज शुरू करते हैं। अर्थात ये जो हमारी समाज में एक मान्यता है, कौन सी मान्यता? कि मरने के बाद 13 दिन तक शोक मनाना, 13 दिन तक शोक मनाना, ये हमारे किसी भी व्यक्ति को देखो, अब मैं इसी एक पॉइंट को बाधक और अवरोधक दोनों रूप में बता रहा हूं। 13 दिन तक उस परिवार के उसके जो व्यक्ति के रिश्तेदार हैं वो उसके घर पर आकर के उसे ढाढ़स बंधाते हैं और उसे ये समझा देते हैं कि देख बेटा, जो भी मर गया है वो मर गया है, इस संसार का नियम है कि जो आया है वो जाएगा, हम सब तेरे साथ खड़े हैं। और 13 दिन में 50 रिश्तेदार उसके पास आकर के कहते हैं कि मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, आज खड़ा हूं, हमेशा तेरे साथ खड़ा रहूंगा। और इससे वो आदमी आगे जीवन में जीने की प्रेरणा मिलती है उसको और ये फिर प्रेरक तत्व बन जाता है। अर्थात हमारी समाज में ये जो मान्यता है ये क्या बन गई? प्रेरक तत्व बन गई। अब मैं इसी को अवरोधक के रूप में डिफाइन करता हूं। देखो, 13 दिन तक शोक मनाएंगे तो मान लीजिए कि 13 दिन तक अलग अलग व्यक्ति इसके घर पर आएंगे और इसे अलग अलग प्रकार का विचार देंगे कि हम तेरे साथ खड़े हैं। लेकिन अगर असली में ये व्यक्ति को कन्विंस नहीं कर पाए तो 13 दिन तक तो ये शून्य काम करेगा, कोई काम करेगा ही नहीं। और उसके बाद भी ये लोगों पर डिपेंड हो जाएगा कि भाई मेरे साथ तो बहुत सारे लोग हैं, मैं क्यों कुछ ना कुछ करूं। और अगर इसके दिमाग में ये बात घुस गई कि मुझे भी तो एक दिन मरना ही है तो मैं क्यों कुछ करूं, अगर ये इसने मान लिया तो फिर ये आगे जीवन में कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं और यही समाज का अवरोधक तत्व कहलाएगा। अर्थात एक ही चीज समाज की जो एक ही चीज है या एक ही कॉन्सेप्ट है वो कभी प्रेरक बनती है और कभी अवरोधक बनती है। डिपेंड करता है कि समाज उसे किस रूप में ग्रहण करता है। अगर हम भारतीय समाज के प्रेरक तत्वों की बात करें या सुविधा प्रदाता की बात करें तो हमारी समाज में क्या है? हमारी समाज में भाईचारा है। ये हमारी समाज का प्रेरक तत्व है। क्या है ये? प्रेरक तत्व। हमारी समाज में विश्वास को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। हमारी समाज विश्वास पर डिपेंड करती है, विश्वास पर निर्भर करती है। हमारी जो समाज है वो बंधुत्व की भावना और सह अस्तित्व इस साथ में इस कॉन्सेप्ट को मानती है कि हिंदू भी एक साथ रहे, मुस्लिम भी एक साथ रहे, सारे लोग एक साथ रहे, इसे हम कहेंगे सह अस्तित्व। तो इस बात पर डिपेंड करती है हमारी जो समाज है या हमारा जो प्रेरक तत्व है हमारी समाज की संरचना का,
वो है जागरूक होना, अर्थात अपने प्रति जागरूकता। हमारी समाज में धर्म, आध्यात्म, सब चीजों के माध्यम से व्यक्ति को जागरूक करने की कोशिश की जाती है। ये सब हमारी समाज के प्रेरक तत्व कहलाते हैं। अब अगर मैं बाधक तत्वों की बात करूं तो इन्हीं को उल्टा कर देता हूं। हमारी समाज में कट्टरता जहां आती है, कट्टरता, भाई किसी भी धर्म के प्रति, किसी भी जाति के प्रति, किसी भी वर्ग के प्रति कट्टरता जो है वो बाधक तत्व बन जाती है। फिर ऐसी ही कट्टरता के साथ में अपने वर्ग की चेतना, वर्ग की जो चेतना है वो भी एक बाधक तत्व बन जाती है, क्योंकि फिर हम सबको साथ सबका विकास नहीं करते, हम केवल हमारी जाति या हमारे वर्ग का विकास करने की कोशिश करते हैं। फिर हमारे समाज में भ्रष्टाचार, फिर हमारे समाज में जो अलग अलग विभेद हैं, हमारी जो जाति व्यवस्था है, ये भी हमारी समाज में आज की तारीख में अवरोधक का काम करती है। तो ऐसे कुछ तत्व जो हैं वो अवरोधक का काम कर रहे हैं। ये दोनों पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर अपने दिमाग में सेट कर लो। सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन के अंतर्गत व्याप्त धर्म, संस्कृति, जाति, प्रजातीय तत्वों में पाई जाने वाली भिन्नता की विकास के मार्ग में अवरोधक उत्पन्न करती है। तो पहला पॉइंट मैं यहां से बता रहा हूं कि हमारी समाज में अवरोधक क्या है। पहला है विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, विभिन्न वंशों, विभिन्न लोगों के बीच जो भेदभाव की भावना है वो अवरोधक है। जातिगत विभेद तथा प्रजाति विभेद संपूर्ण सामाजिक संरचना में विभेद उत्पन्न करता है। क्या करता है? संपूर्ण समाज में ही विभेद उत्पन्न करता है, जिससे यहाँ सामाजिक विभेदीकरण विकास के मार्ग में अवरोधक बन जाता है। भाई भारत की समाज आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है? अगर हम भारत की और अमेरिका की तुलना कर दें तो भारत और अमेरिका, यूएसए की तुलना करो तो भारत में जो लोग हैं वो एक क्षत्रिय है, एक ब्राह्मण है, एक व्यक्ति वैश्य है, और ये सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। ये इसकी, ये आपस में इसकी एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। इसका मतलब ये सब एक दूसरे के भेदभाव करके ही एक दूसरे के साथ लड़ मर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अमेरिका में हर एक व्यक्ति, काला गोरा सब समान है, सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने में, इससे ये सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। तो इनकी समाज का ये जो तत्व है वो आगे बढ़ाता है इनको। हमारी समाज का ये जो विभेद है, जो भेदभाव है, भेदभाव पूर्ण व्यवस्थाएं हैं, भले वो जाति हो, भले वो धर्म हो, भले वो प्रजाति हो, नस्ल हो, कुछ भी हो, वो भेदभाव होगा तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे, भेदभाव कम होगा। हर समाज में भेदभाव है, जापान में भी है, चीन में भी है, पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है। चीन में सिया सुन्नी हो जाता है तो भारत में जाति का हो जाता है, तो यूएसए में नस्लीय हो जाता है, नस्लीय माने काले गोरे का हो जाता है। लेकिन वहां कम पड़ गया है, तो जहां कम है, जहां भी भेदभाव कम होगा विकास ज्यादा होगा, और जहां भेदभाव अधिक होगा वहां पर विकास कम हो जाएगा। वहां क्या हो जाएगा? विकास कमजोर पड़ जाएगा, विकास होगा ही नहीं या बहुत धीरे धीरे होगा। ये पॉइंट समझ लो। तो हमने एक पॉइंट क्लियर किया, भेदभाव मूलक संस्थाओं तथा आर्थिक सामाजिक असमानता के अत्यधिक व्याप्त होने के कारण विकास की गति प्रभावित होती है और विकास का मार्ग अवरोधक बन जाता है, और यही विकास के मार्ग के अवरोधक कहलाते हैं। और आगे बढ़ते हैं और इस बात को थोड़ा और डीप में समझो। स्मेलर, पार्सन्स, दुर्खिम सभी स्वीकार करते हैं, ये समाजशास्त्रियों के नाम हैं, पार्सन्स, स्मेलर और ये जो दुर्खिम, जो इमाइल दुर्खिम नाम इनका, ये सब कहते हैं कि विभेदीकरण जनित संरचना परिवर्तन समझे विकास रूपी नहीं होती, अर्थात विकास को रोकती है। ये इनका कोटेशन था, इसलिए ऐसा कैसा लिखा। इससे स्मेल्सर का कहना है कि पाश्चात्य प्रभाव के कारण तृतीय विश्व युद्ध, क्या बोल रहे हैं? पाश्चात्य प्रभाव के कारण तृतीय विश्व युद्ध के बाद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक संरचना में परिवर्तन आया, किंतु परंपरागत संस्कृति, धर्म, जाति, वर्ग, परिवार व्यवस्था आदि में परिवर्तन भारत में नहीं आया। और पाश्चात्य शासकों ने सांस्कृतिक क्षेत्रों में कट्टरता को प्रोत्साहन दिया, जिससे औंधी नगरीकरण या जो हमारा आधुनिकीकरण था या अंधानुकरण है
उसको प्रोत्साहन मिला और भारतीय समाज दूसरी समाजों का अंधानुकरण मतलब आंख मीचकर उनका पालन करने लगा, जिससे भारत का विकास जो है वो अवरुद्ध हो गया, भारतीय संरचना भी खराब हो गई, दरार पड़ने लगी उसमें। अर्थात विकास और संरचना दोनों एक दूसरे के सिमिलर साथ साथ चल रहे हैं, ऐसा मानकर चलना है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आपको ये जो पॉइंट था, आज जो हमने ये चैप्टर पढ़ा है, इस चैप्टर में चार चीजें पढ़नी है। क्या क्या 4 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं? सामाजिक संरचना याद रखनी है, सामाजिक संरचना आप सबको समझ में आ गई होगी। फिर हमें विकास याद रखना है, और फिर अवरोधक याद रखना है, और प्रेरक याद रखना है। तो क्या चीजें अवरोधक है और क्या चीजें प्रेरक है, इनके कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे। पॉइंट्स नहीं बताने, एग्जाम में पॉइंट्स मत बता के आना, कॉन्सेप्ट बता के आना। तो सामाजिक संरचना जो है वो क्या होती है, समझ आ गई होगी। सामाजिक संरचना क्या होती है? वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी कोई व्यवस्था, मिलकर बनी व्यवस्था ही। और जब ये समाज की बात की जाए तो समाज में जब छोटी छोटी इकाइयां मिलकर संपूर्ण समाज का निर्माण करते हैं तो उन इकाइयों से बनी हुई संरचना को सामाजिक संरचना कहते हैं। सामाजिक संरचना ही डिसाइड करेगी कि विकास की गति क्या होगी, कौन कौन से तत्व उस समाज के हैं जो विकास को रोकेंगे, विकास होने से रोकेंगे। जैसे भारतीय समाज में अगर पूछा जाए, अब ये मैं भारतीय समाज के बताया हूं, भारतीय समाज में व्याप्त कट्टरता, भारतीय समाज में व्याप्त भेदभाव, भारतीय समाज में व्याप्त असमानता, ये जो चीजें हैं ये अवरोधक हैं भारतीय समाज के विकास में। भारतीय समाज में प्रेरक कौन कौन सी चीजें हैं? भारतीय समाज का भाईचारा, भारतीय समाज का बंधुत्व, भारतीय समाज में सह अस्तित्व, ये या भारतीय समाज का जो है सह अस्तित्व के साथ सहिष्णुता की भावना, भारतीय समाज का जो धार्मिक विश्वास, ये जो चीजें हैं ये हमारे प्रेरक तत्व हैं। तो याद रख लेना, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सब कुछ सही हो पाएगा। मुझे उम्मीद है मैं आप सबके दिमाग में चारों कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बना चुका हूं। सामाजिक संरचना, विकास, सुविधा प्रदाता और अवरोधक। आप ध्यान रखिएगा कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग तरीके से इस टॉपिक को पढ़ाया गया है, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि वास्तव में एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। उसी पॉइंट को अपने दिमाग में स्टोर करिए, सेव करिए। सभी को अगर ये पॉइंट समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताना ना भूलें। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।